जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर रेलवे क्रेश कोर्स 2026 का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई में 2024 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर उन्हीं सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा बल्कि उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को भी आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, ताकि नेक्स्ट एग्जाम जो आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन के होने वाले हैं, उसमें यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। यहाँ पर जो है आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई की आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं, ये रेलवे के जो भी एग्जाम्स है, उसके लिए यहाँ पर ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप आगामी रेलवे के किसी भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो इस सीरीज को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। इससे पहले 9 क्लासेस हो चुकी है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमरेड दीपक एकेडमी पर मिल जाएगा। तो वहां से आप सिंपली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जब लेक्चर आपको समझ में आ जाए तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ पर कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है या फिर उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स वाइज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बैक में थे वहां पर उस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस करने वाले हैं, ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि थ्योरी को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस सीरीज को जरूर से फॉलो करें। तो आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 10 डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अनुवांशिकी की जो खोज किए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। यहाँ पर तो उन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझना होगा हमें कि यहाँ पर मेंडल ने जो अनुवांशिकी के लिए मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने मटर के पौधों को ही क्यों सिलेक्ट किया। कोई और भी यहाँ पर जो है पौधे को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मटर के पौधे को ही क्यों सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने वाले हैं कि आखिर मटर के पौधे को ही क्यों सिलेक्ट किया था मेंडल ने। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या करा कि मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था जो निम्नलिखित है। आखिर क्या कारण था कि मटर के पौधे को का ही चयन किया था। तो सबसे पहला कारण है कि मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। जो मटर का पौधा होता है उसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के विपरीत जो रिवर्स गुण होते हैं, रिवर्स प्रॉपर्टी होते हैं। तो अनेक प्रकार के यहाँ पर क्या होता है, विपरीत गुण होते हैं। दूसरा क्या है कि मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं। अब यहाँ पर मटर के पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि प्रयोग करना भी आसान हो जाता है। अब मटर के पौधे की जगह आम के पौधा लेता तो फिर वहां पर प्रयोग करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे का ही प्रयोग किया, क्योंकि वो क्या है, छोटा होता है तो प्रयोग करने में सुविधाजनक होता है। तीसरा क्या है कि मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, जिसके कारण पैतृक एवं संतति पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन बहुत कम समय में किया जा सकता है। तो क्या हो गया इसका मतलब, है कि मटर का पौधे का जो जीवन चक्र होता है वो क्या होता है, कुछ ही महीने का होता है, कुछ ही महीनों में वो कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पैतृक एवं संतति पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगला हमारा क्या है कि मटर के पौधों में स्वपरागन होता है, लेकिन बड़ी आसानी से उसमें कृत्रिम परागन कराया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि मटर के पौधे में स्वपरागन एवं परपरागन दोनों टाइप के यहाँ पर गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि स्वपरागन होता है लेकिन आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कृत्रिम परागन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परपरागन भी कराया जा सकता है। तो इसीलिए मटर के पौधे का इन्होंने क्या किया था, सिलेक्शन किया था। अब और भी पॉइंट्स है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर यहाँ पर कि मटर के पौधे में 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने हैं कि क्या है कि मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और संयोग से मेंडल द्वारा चयनित गुण अलग अलग गुणसूत्र पर अवस्थित थे। तो मेंडल ने जो गुण यहाँ पर सिलेक्ट किए थे वो क्या थे, अलग अलग गुणसूत्र पर अवस्थित थे। तो मेंडल यहाँ पर मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखना है। अगला है हमारा यहाँ पर कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में केवल एक ही गुण को लिया था तथा अपने अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया था। तो ये क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो क्या किए थे,
कि एक समय में केवल एक ही गुण का प्रयोग किए थे। जो एक प्रॉपर्टी है, एक समय में एक ही गुण का क्या किए थे, वहां पर अध्ययन किए थे। और अध्ययन में किसका यूज किए थे, सांख्यिकी, एस्थेटिक्स जो होता है वो इसका यूज किए थे। इससे पहले हम लोगों ने जो पिछले क्लास में, क्लास नंबर 9 में एक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, आपको याद होगा अगर तो उसमें क्या था कि यहाँ अनुवांशिकी में किस किस विज्ञान का यूज किया जाता है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अनुवांशिकी में जो होता है विज्ञान और यहाँ पर गणित का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांख्यिकी का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर बायोलॉजी तो है ही साथ मैथमेटिक्स का भी यूज किया जा रहा है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक कारण नहीं है। तो वे अन्य एक संतति उत्पन्न करते हैं, उनमें दीर्घ जनन काल होता है, उनमें आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते हैं, वे स्वपरागित तथा परपरागित हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन गलत है, हम लोगों को कौन सा कारण नहीं है ये सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि उनके संतति उत्पन्न होते हैं, सही है। उनमें दीर्घ का जनन काल होता है, नहीं, ये क्या है हमारा गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने अभी डिस्कशन किए थे कि कुछ ही महीनों में क्या होता है, उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें लघु जनन काल होता है। क्या होता है, लघु जनन काल। तो यहाँ पर दीर्घ जनन काल दिया है, तो ये गलत है, जो हम लोगों को सिलेक्ट करना था। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहां पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या पूछे गए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए। फिर यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर क्या किए, क्वेश्चन को भी यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। आपका जो भी डाउट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सारे यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को जो पहुंचाता है एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, वो कौन पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट एक होता है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या कहता है, ये हमारा तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, इससे पहले क्लास में भी मैंने आपको ये डिस्कशन किया था। इसमें क्या होता है, इसमें होता है यहाँ पर सबसे पहले साइटोन होता है। साइटोन के बाद क्या होता है, यहाँ पर डेंड्रॉन होता है। डेंड्रॉन के बाद क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है, जो यहाँ पर जाली के समान संरचनाएं बाहर निकली हुई है, तो उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर नेसल ग्रेनुअल हो जाता है, उसके बाद एक्सोन हो जाता है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट है वो क्या है, स्नेप्टिक नोब। स्नेप्टिक नोब के थ्रू ही क्या हो जाता है, यहाँ पर जब दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं मिलती है तो पहले का जो होता है स्नेप्टिक नोब दूसरे के डेंड्राइट से मिलता है। तो ये था हमारा तंत्रिका कोशिका। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, न्यूरॉन में संवेदनाओं का ग्रहण डेंड्राइट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डेंड्राइट्स के द्वारा। डेंड्राइट्स इन संवेदनाओं को साइटोन को भेज देता है। साइटोन से संवेदना विद्युत आवेग में बदल जाता है। तो साइटोन में जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आता है तो वो क्या हो जाता है, विद्युत आवेग, इंपल्स में बदल जाता है। विद्युत आवेग साइटोन से एक्सोन में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर साइटोन से कहां पहुंच गया, एक्सोन में पहुंच गया। और फिर एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, एक्सोन से सिनेप्टिक नोब होते हुए दूसरे न्यूरॉन के क्या हो जाता है, यहाँ पर डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है। अगला है कि विद्युत आवेग, जो इंपल्स का संचार हमेशा कहां से कहां होता है, एक न्यूरॉन के एक्सोन से इससे दूसरे न्यूरॉन के, यहाँ पर क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो विद्युत आवेग है उसका संचार होता है, ना कि इसके विपरीत। अगला पॉइंट क्या है, तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। इन संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे सबको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पर तंत्रिका कोशिका को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी डिस्कशन कर लिया कि किस भाग का क्या कार्य है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है। तो कौन सा है, न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, न्यूरॉन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्या करा है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हो जाता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या हो जाता है, ये होता है दर्पण सूत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कि दर्पण सूत्र होता है ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऐसे पूछ देगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो इस टाइप्स के यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, जहां v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर क्या होता है, कि यहाँ पर आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पशुओं द्वारा जो द्वारा फैलाए जाने वाले बीज, पशुओं द्वारा जो बीज फैलाए जाते हैं उसमें अक्सर क्या होता है। तो आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसके द्वारा होता है। पहला है कि हुक या खाने योग्य मंच द्वारा, दूसरा है पानी में आसानी से तैर सकते हैं, तीसरा है बहुत छोटे और हल्के वजन वाले होते हैं, और चौथा है पंख या पैराशूट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि हुक या खाने योग्य मंच होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, हुक एक जो होता है यहाँ पर जाली संरचना होती है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बीजों का स्थानांतरण होता है एक स्थान से, मतलब पशुओं द्वारा क्या हो जाता है यहाँ पर हुक या खाने योग्य मांस के द्वारा क्या हो जाता है, बीजों का यहाँ पर स्थानांतरण होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं क्या करेंगे, मेंडल ने जो मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था तो वो किस तरीके से यहाँ पर कौन से उसमें प्रभावी लक्षण थे, कौन से अप्रभावी लक्षण थे, उसको कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अपने यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब यहाँ पर ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करते समय विपरीत लक्षणों की जोड़ी ली तो यह पाया कि कुछ लक्षण प्रभावी प्रभावी मतलब डोमिनेंट होते हैं, जबकि कुछ अप्रभावी होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रभावी होते हैं और कौन कौन से अप्रभावी होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि जब पौधे की ऊंचाई की बात करें, जब ऊंचाई की बात करेगा तो एक होता है लंबा और एक होता है बौना। तो लंबा क्या होता है, वो प्रभावी लक्षण है, और बौना क्या है, अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी और अप्रभावी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रभावी और अप्रभावी का मतलब हो गया कि जब एक लंबे पौधे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रमण होगा एक बोना पौधा से, तो प्रभावी लक्षण का क्या मतलब हो गया कि वो लंबा पौधा बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है, मतलब डोमिनेंट होता है। यहाँ पर लंबा क्या हो जाता है, डोमिनेंट होता है, लंबा बनने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा क्या है, बीज का आकार। बीज का आकार किस क्या होता है, एक होता है गोल, एक होता है झुर्रीदार। तो गोल जो होता है वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और झुर्रीदार क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। अगेन प्रभावी और अप्रभावी का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि प्रभावी का मतलब होता है कि वो डोमिनेंट होगा, और झुर्रीदार का मतलब होता है कि वो अप्रभावी लक्षण है, वो जल्दी नहीं होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बोने पौधे से तथा गोल बीज वाले पौधे को झुर्रीदार बीज वाले पौधे से क्रॉस किया, मतलब संक्रमण किया, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए। यहाँ पर तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बोने पौधे के साथ यहाँ पर क्रॉस कराए तो F1 पीढ़ी में जो क्या हो गया, प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण का क्या मतलब हो गया कि लंबा पौधे यहाँ पर दिखाई दिए। दूसरा क्या है कि जब बीज के आकार के संदर्भ में यहाँ पर समझे, तो जब गोल यहाँ पर बीज का यहाँ क्रॉस झुर्रीदार बीज से करवाया तो प्रभावी लक्षण क्या है, यहाँ पर गोल है। तो गोल यहाँ पर क्या हो गया, लक्षण यहाँ पर जो है वो प्रभावी हो गए, गोल आकार के बीज यहाँ पर डोमिनेंट हो गए। तो ये था हमारा मेंडल के प्रयोग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखे। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे। तो कौन यहाँ पर प्रमुख लक्षण का मतलब क्या हो गया, प्रभावी लक्षण। प्रमुख लक्षण का यहाँ मतलब हो गया प्रभावी लक्षण। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या था, लंबा पौधा और गोलाकार बीज। क्या था, लंबा पौधा और गोलाकार बीज। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जो है निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा कथन गलत है। आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करा है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या करा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या करा है कि जब रेडियम से निकले तीव्र गति के अल्फा कण को रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्थर पर प्रहार किया तो निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त हुई। पहला क्या हो गया कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग में बिना किसी विचलन के स्वरपर्णी के आर पार सीधे निकल गए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब अल्फा कण जो सीधे मतलब आर पार निकल गए तो इसका निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर बहुत रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होकर स्वरपर्णी के आर पार हो गए। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसका निष्कर्ष निकला कि परमाणु के मध्य कोई समान आवेश धन आवेश है। समान आवेश का मतलब क्या हो गया, धन आवेश है। क्यों, क्योंकि अल्फा कण एक खुद क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या है, परमाणु के मध्य में कोई धन आवेश पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल कर देता है। तो उसके वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि थोड़ा विचलित हो गया यहाँ पर अल्फा कण। तीसरा है कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट गए परमाणु के मध्य भीतर उपस्थित। इसका क्या निष्कर्ष निकला
कि परमाणु के भीतर उपस्थित धनावेशित वस्तु का आयतन अत्यंत ही कम है। इसका मतलब हो गया कि परमाणु के अंदर जो उपस्थित धनावेशित कण है उसका आयतन क्या है, बहुत ही कम है। अब आगे कह रहा है कि इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने यह भी पता लगाया कि परमाणु का एक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं तथा परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। तो ये भी पता लगाया। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन किया। तो इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आशा करता हूं कि आपसे आज के बाद क्वेश्चन ये छूटेगा नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या करा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। तो यही क्या है, यहाँ पर गलत है। यहाँ पर गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो पथ परिक्रमा करते हैं वो क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध डैश होता है। तो यहाँ पर जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कई प्रतिरोधों को तो उसका जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यहाँ पर जब श्रेणी क्रम में कई प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है, और जब यहाँ पर पैरेलल फॉर्म में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वहां पर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जब यहाँ पर जोड़ा जाता है कई प्रतिरोध को, एक होता है सीरीज, एक होता है यहाँ पर पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। श्रेणी क्रम हो गया यहाँ पर श्रेणी क्रम, दूसरा क्या हो जाता है, समांतर क्रम। क्या हो जाता है, समांतर क्रम। अब जब यहाँ पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा, जैसे यहाँ पर हम तीन एग्जांपल के लिए तीन प्रतिरोध ले रहे हैं, तो जब यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। क्या हो गया, R1 R2 और R3 को यहाँ पर जोड़ा गया। यहाँ पर करंट I बह रहा है, यहाँ पर वोल्टेज भी है। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा, R3। उसी तरीके से यहाँ पर जब तीन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, जब तीन प्रतिरोधों को यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तब उसका आर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है प्रतिरोध का, वो क्या होने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, R1 हो गया, यहाँ पर R2 हो गया और यहाँ पर R3 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, वोल्टेज भी लग गया। तो यहाँ पर करंट I बह रही है। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 बटा R इक्विवेलेंट, जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है प्रतिरोध का वो क्या हो जाएगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक चीज और आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ श्रेणी क्रम में जो होता है क्या होता है, करंट सेम होता है। जो करंट होता है सेम होता है यहाँ पर, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, भी सेम होता है। क्या होता है, भी यहाँ पर सेम होता है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, करंट सेम और यहाँ पर वोल्टेज सेम होता है। तो ये था श्रेणी क्रम और यहाँ पर समांतर क्रम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी देखा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं कि जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडिविजुअल के क्या हो जाता है, योग के बराबर हो जाता है। यहाँ पर जो व्यक्तिगत प्रतिरोध है उसके योग के क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उससे रिलेटेड यहाँ पर कौन से नहीं है। पहला कह रहा है कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, जो पृथ्वी के परितः है चंद्रमा की गति। दूसरा है कि चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा। तीसरा क्या है, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड नहीं है, जो यहाँ पर ग्रेविटेशन से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर उसको हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो पहला है कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, तो ये तो है। कह रहा है कि चंद्रमा के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा, ये भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तीसरा है नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति, तो ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। आरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है
क्या करा, एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ये क्या हो जाता है, सही है। जब यहाँ पर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो जो होता है चालक, वो क्या करता है, चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। तो ये क्या है, हमारा सही है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है। तो ये क्या है, गलत है। जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाएंगे तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या करा है कि बल का अनुभव नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था, सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था। तो क्या हो जाएगा, कथन एक सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कथन एक सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब प्रकाश बल्ब और जो पंखा होता है उसकी तुलना में जो गीजर और एयर कंडीशनर होता है तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर उच्च शक्ति की यहाँ पर आवश्यकता होती है, हाई पावर की रिक्वायर्ड होती है। किसमें, यहाँ पर गीजर और एयर कंडीशनर में। इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके घर में क्या होता है, फ्यूज लगा होता है। तो फ्यूज लगा होता है तो जैसे हम लोग गीजर या क्या करते हैं, एयर कंडीशनर को चालू करते हैं तो फ्यूज क्या होता है, ब्लोन आउट हो जाता है, मतलब फ्यूज हो जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एमसीबी लगा होता है यहाँ पर घरों में। तो जब एमसीबी हम लोग क्या करते हैं, गीजर ऑन करते हैं या फिर एयर कंडीशनर को चालू करते हैं तो क्या होता है, एमसीबी क्या हो जाता है, ट्रिप कर जाता है। तो ये क्या होता है, हाई पावर के कारण होता है, यहाँ पर उच्च शक्ति के कारण यहाँ पर पावर, हाई पावर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। अब पावर बराबर क्या हो जाता है, पी बराबर वी आई, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, पावर बराबर यहाँ पर आई स्क्वायर आर, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये भी आपको याद रखना है कि पावर का फॉर्मूला है। यहाँ पर क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आपको सिंपली वैल्यू देकर के न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्या करा है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र है उससे रिलेटेड हम लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है। पहला क्या कह रहा है यहाँ पर, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बायोडिग्रेडेबल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, जैव निम्नीकरणीय। क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय। क्या होता है कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगस आदि द्वारा आसानी से सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय। जैसे क्या हो गया, कागज, लकड़ी, पत्तियां, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय। ये क्या होता है, वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते गलते या बहुत लंबा समय लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातु हो गया। तो ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या है कि गैर जीव जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है कि हानि पहुंचाते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। दूसरा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, विघटित नहीं होते हैं। तीसरा है कि गैर जीव निम्नीकरणीय पदार्थ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते। तो ये भी क्या है, गलत है, वो पर्यावरण में उपस्थित रहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर राइट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर कि धातु जो है उसके संबंध में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। दूसरा है शीशा और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के सुचालक होते हैं। तीसरा है धातुएं उष्मा की सुचालक होती है और धातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो धातु के मेटल के प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेटल का प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है यहाँ पर कि धातुओं के प्रमुख गुण जो मेटल के प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मेटल के लिए सबसे पहले बाह्यतम कक्षा में प्रायः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जो मेटल होगा उसके बाह्यतम कक्षा जो वहां पर जो होगा उसमें क्या होना चाहिए, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा है यहाँ पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, धात्विक चमक कहते हैं, मेटेलिक क्लस्टर यहाँ पर क्लस्टर कहते हैं। तो क्या होता है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तीसरा क्या है कि इसमें आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। अब आघात वर्धनीयता क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है कि इसे हम लोग पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय गुण कहते हैं। चौथा है इसमें तन्यता गुण पाया जाता है। अब तन्यता गुण क्या होता है, तन्यता गुण होता है कि इसे हम लोग यहाँ पर खींच खींच करके यहाँ पर पतले तार के रूप में बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता गुण कहते हैं। तो धातु में क्या होता है, तन्यता गुण भी पाया जाता है। डक्टिलिटी
अगला है हमारा यह उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अपवाद में क्या हो गया, लेड और मरकरी हो गया। ये क्या होता है, यहाँ पर उष्मा के क्या होते हैं, यहाँ पर कुचालक होते हैं। लेड और मरकरी क्या हो जाता है, यहाँ पर उष्मा के कुचालक होते हैं यहाँ पर। अगला है कि यह प्रायः कठोर होता है। अपवाद में सोडियम और पोटेशियम। तो ये जो होता है यहाँ पर धातु प्रायः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अपवाद में क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है अपवाद है, बाकी सभी धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द्रव्यनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। तो धातु के क्या होते हैं, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ये भी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपको याद रखने हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेटल के जो भी प्रॉपर्टी हो सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या करें, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत स्टेटमेंट को हम लोगों को यहाँ सिलेक्ट करना है। क्या करा है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये सही है। दूसरा है कि सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। सीसा और पारा क्या होते हैं, यहाँ पर विद्युत के, यहाँ पर उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो यहाँ पर सुचालक बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो अभी हम लोगों ने धातु और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, जब सोडियम सल्फेट दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या रहा है कि जब सोडियम सल्फेट क्या हो गया, Na2 यहाँ पर SO4, Na2SO4 हो गया। यहाँ पर क्या कर रहा है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के। तो क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा यहाँ पर। इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा BaSO4। उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर 2NaCl। क्या बनेगा, 2NaCl। तो ये हमारा अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये तो यहाँ पर बोल दिया गया है। अब कह रहा है इसमें कि जब ये दोनों अभिक्रिया सोडियम सल्फेट उसके बाद बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, यहाँ पर BaSO4 क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पर NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड कौन सा ऑप्शन है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या के से निर्धारित होते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या से निर्धारित होती है। आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। किसी तत्व की परमाणु संख्या को हम लोग किस संख्या से निर्धारित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या से किसी तत्व की परमाणु संख्या को हम लोग यहाँ पर निर्धारित करते हैं। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम्ब के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य क्या होता है। तो आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्य बराबर एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद रखना है। कार्य बराबर क्या होता है, वर्क यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा आपको आवेश इंटू विभवांतर, आवेश इंटू विभवांतर, आवेश इंटू विभवांतर। क्या हो जाएगा, आवेश इंटू विभवांतर। ये आप लोगों को याद रखने हैं कि आवेश इंटू विभवांतर होता है कार्य बराबर। तो यहाँ पर आवेश इंटू विभवांतर होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, W बराबर यहाँ पर Q इंटू V। अब Q कितना दे दिया है, 10 कूलम्ब। वोल्टेज कितना दे दिया है, 5 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 जूल। क्या हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा कार्य बराबर हमारा यहाँ पर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर होता है, W बराबर Q इंटू V। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं ताकि आपका जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आए तो आपसे ये न्यूमेरिकल्स छूटे नहीं इस टाइप्स के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, यदि कोई प्रतिबिंब +1 आवर्धन, यदि कोई प्रतिबिंब +1 आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई प्रतिबिंब क्या होता है, +1 आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो +1 आवर्धन कब बनेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर +1 आवर्धन का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आवर्धन इक्वल टू कितना दे दिया है, आवर्धन, आवर्धन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो ये क्या दे दिया है, +1 दे दिया है। अब इस +1 का क्या मतलब हो गया, प्लस का मतलब हो गया कि ये क्या है, उत्तल दर्पण के लिए प्लस का यूज करते हैं। आवर्धन क्या होता है यहाँ पर, उत्तल दर्पण। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर काल्पनिक हो गया। इसका उत्तल दर्पण में क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर काल्पनिक हो गया। तो +1 का क्या मतलब हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी भी बोल सकते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। दूसरा ये +1 का क्या मतलब हो गया, 1 का मतलब हो गया कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो जब 1 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब दूरी जो है, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी
दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर वस्तु की दूरी, क्या हो जाएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। इसका क्या मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तो आवर्धन +1 का मतलब हो गया कि प्लस का मतलब हो गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, और 1 का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि प्रतिबिंब दूरी जो होता है वो क्या है वस्तु दूरी के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर क्या है वस्तु की दूरी के बराबर, क्योंकि आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर m बराबर होता है यहाँ पर v/u। जब यहाँ पर m का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा v बराबर u हो जाएगा, यहाँ पर v बराबर u हो जाएगा। जब m का वैल्यू क्या हो यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 1 हो तब क्या हो जाएगा m बराबर v बटा u होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा u हो जाएगा। ये था हमारा आवर्धन जब 1 हो। अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या करा है यहाँ पर कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो प्रतिबिंब तो वास्तविक है नहीं, यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी है। हाँ, आभासी वस्तु के आकार से आधा होता है, नहीं प्रतिबिंब वास्तविक और वास्तविक तो है ही नहीं, प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि प्लस का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब आभासी है, और यहाँ पर 1 का क्या मतलब हो गया कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर है, यानी कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है। इसका अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तब इसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डेल्टा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, हाफ यहाँ पर एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम लोग हाफ एम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एम का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पर 10 केजी दे दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v का वैल्यू कितना दे दिया है अंतिम वेग 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस u का वैल्यू कितना दे दिया है 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाने वाला है यहाँ पर 2 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ये हमारा 2 है, तो 5 इंटू 25 माइनस 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पर 16, 16 पंचे कितना हो जाता है 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 यहाँ पर जूल। 80 जूल क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 80 जूल। यहाँ पर कैसे निकाले समझे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पहले क्या था जब वस्तु का अंतिम वेग माइनस वस्तु का आरंभिक वेग, तो यहाँ पर हाफ हो गया, एम को कॉमन ले लिए, यहाँ पर 10 केजी दिया हुआ है, और भी का वैल्यू जो अंतिम वेग है वो क्या दे दिया है यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर आरंभिक वेग जो दिया हुआ कितना दे दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 किया यहाँ पर 9 हो गया, तो 5 इंटू 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द जो दिया था वो किसने दिया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोशिका से संबंधित जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण खोज है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कोशिका संबंधित महत्वपूर्ण खोज। पहला क्या है यहाँ पर, पहला है कि मृत कोशिका। मृत कोशिका को किसने खोजा था यहाँ पर, तो रॉबर्ट हुक ने खोजे थे। तो सबसे पहले यदि मृत कोशिका या जीवित कोशिका नहीं दे, अगर आपसे पूछे सिंपली कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद जीवित कोशिका या जीवाणु की खोज किसने किए थे, यहाँ पर ल्यूवेनहोवेक ने किए थे। तीसरा है जीव द्रव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो जीव द्रव का खोज किसने किया था, पुरकिंजी ने। चौथा है केंद्रक, केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद है केंद्रिका, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, पीवाईक्यू यहाँ पे है, पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है केंद्रिका जो है क्या है फॉन्टाना ने किए थे केंद्रिका की खोज। अगला है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे, अल्टमान किए थे। अगला है हमारा यहाँ पर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की खोज किसने किए थे, यहाँ पर बॉबेरी ने। अगला है लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुवे ने। उसके बाद क्या है राइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम का खोज किसने किया था, यहाँ पर ई पोलार्ड ने राइबोसोम का खोज किया है। अगला है अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः द्रव्य जालिका, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका खोज किसने किए थे, पोर्टर, क्लाउड था फुलम ने यहाँ पर अंतः द्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किए थे। तो ये था कोशिका संबंधित महत्वपूर्ण खोज, और यहाँ पर जो किसने खोज किए थे उनके खोजकर्ता के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव, कोशिका के तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या कौन किए थे यहाँ पर पुरकिंजे ने कोशिका द्रव की यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की खोज किए थे यहाँ पर। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किए थे, यहाँ पर पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, किसी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है। आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर परिनालिका के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे।
परिनालिका क्या कर रहा है? परिनालिका कह रहा है कि यहाँ पर जब परिनालिका यहाँ पर जो होता है कंडक्टर पर हम लोग क्या करते हैं, कॉइल लपेट देते हैं और उसमें जब यहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज के थ्रू हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, उसमें एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो चुंबकीय के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है, एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। दूसरा क्या है कि परिनालिका के बाहर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र लगभग क्या हो जाता है, शून्य होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है। जब यहाँ पर नॉर्थ और साउथ होता है तो क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ यहाँ पर जाता है, चुंबक से बाहर, यहाँ पर चुंबक से के नॉर्थ से निकल करके बाहर चुंबक के साउथ की तरफ, और चुंबक के अंदर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग परिनालिका को देख रहे हैं। इसी तरीके से एक होता है क्या, दंड चुंबक, हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दंड चुंबक होता है, जिसमें क्या होता है, नॉर्थ होता है और यहाँ पर क्या होता है, साउथ होता है। जब यहाँ पर नॉर्थ साउथ होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो इसका होता है चुंबक के बाहर क्या हो जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और चुंबक के अंदर क्या हो जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये था हमारा प्रणालिका और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो क्या करें, किसी प्रणालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है, तो यहाँ पर बार मैग्नेट जो दंड चुंबक होता है यहाँ पर उसके समान यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, गेंद द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, क्या होता है, एम जी एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू कितना दे दिया है 5, जी का वैल्यू कितना दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पर 5 मीटर की ऊंचाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 250 यहाँ पर जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर 250 जूल। कैसे हम लोगों ने समझा, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जब जमीन की ऊंचाई से ऊपर उठाने में या की बात करें यहाँ पर तो कितना ऊर्जा यहाँ पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जब भी हाइट की बात करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, एमजीएच होता है। तो एम का वैल्यू, जी का वैल्यू और एच का वैल्यू दिया हुआ है, और ये हमारा आंसर निकल गया 250 जूल। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या है कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जब याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ पर सिंपली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो डाटा बेस होते हैं, आप आसानी से कर लोगे जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। आप आसानी से जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा उस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करके सिंपल आंसर निकाल लेना है। बस आपका कैलकुलेशन जो आपने किया है वो गलत नहीं होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। और जब फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल एग्जाम्स में छूटेगा नहीं। यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के बारे में आपको पता है कि एक क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पर एक मार्क्स बहुत ही मायने रखता है। तो एक एक मार्क्स यहाँ पर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ करके सिर्फ सिलेक्शन ले लोगे, आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो जब फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे और यहाँ पर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो आशा करता हूं कि यहाँ पर आप लोग जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला आपको याद होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या करे, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, तो यहाँ पर एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी क्लास में मैंने पीछे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किया कि आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है, खतरे के संकेत प्रायः यहाँ पर लाल रंग के क्यों होते हैं। तो आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर खतरे के संकेत जो होते हैं वो लाल रंग के क्यों होते हैं। तो यहाँ पर खतरे के संकेत प्रायः लाल रंग के क्यों होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। फिर भी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये क्या होता है,
ये होता है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक भाग का विभिन्न दिशाओं में छितराने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्रकीर्णन? प्रकीर्णन कह रहा है कि प्रकाश का क्या होता है, किसी कण पर पड़कर एक भाग से के विभिन्न दिशाओं में छितरा जो जाता है प्रकाश, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब ये क्या होता है, प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश का, उसकी मात्रा जो होती है 1/λ⁴। अब लेमडा क्या है? लेमडा है तरंग दैर्ध्य। तो सिंपली याद रखना है कि प्रकाश की जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है वो क्या होती है, 1 यहाँ पर तरंग दैर्ध्य पावर 4 होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जब तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा। प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिस यहाँ पर रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। आगे है कि खतरे का संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है। मैंने आपको बताया था कि विबग्योर होता है, विबग्योर में क्या होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, रेड का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन कम होगा। तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, कम होगा, और यह ज्यादा दूर तक दिखाई देगा। तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा दूर तक दिखाई देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खतरे में जो होता है किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर खतरे का संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब क्या करें, खतरे के संकेत प्राय लाल रंग के क्यों होते हैं? तो लाल प्रकाश क्या होता है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लंबी होती है, और क्या होता है, यहाँ पर लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लंबी होती है और यह सबसे कम प्रकीर्णित होता है, जिससे यह दूर तक दिखाई देता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे उसको यहाँ पर डिस्कशन किए। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, द्वारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से यहाँ पर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है, कि यहाँ पर संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 मिनट, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुजरेगी। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी गुजरेगी। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आई बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्यू बाय टी, क्या हो जाता है यहाँ पर क्यू बाय टी। अब क्यू बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर एन ई अपॉन टी, क्या हो जाता है एन ई अपॉन टी यहाँ पर। तो आई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ पर चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, एन ई। तो यहाँ पर क्या हो गया, एन क्या हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर टी क्या हो गया, यहाँ पर टाइम हो गया। यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है 1। यहाँ पर एन का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। ई का वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं वो दिया हुआ है 1.6 इंटू दी 10⁻⁻, यहाँ पर -19। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 मिनट। जब मिनट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। जब एन का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो एन का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पर 60 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर 19। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर पॉइंट हटेगा उसके बाद 8 से ये कट जाएगा 2 16 से, उसके बाद फिर यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो इसका एन का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल गया, एन का वैल्यू निकल गया 3 इंटू यहाँ पर कितना हो गया, ये 19 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 जीरो पहले से है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10⁻21। तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर संख्या, जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 10⁻21। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना है, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। यहाँ पर सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेना है। उसके बाद जो डाटा यहाँ पर मांग रहा है, जो यहाँ पर फाइंड करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करके हम लोग वहां पर आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला याद होंगे। तो फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं। अब ये प्रतिवर्ती चाप होता क्या है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रतिवर्ती चाप से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर प्रतिवर्ती चाप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें मेरु रज्जु को। अब ये मेरु रज्जु क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड। ये क्या होता है,
ये होता है कि तंत्रिकाओं तथा मस्तिष्क के बीच का कड़ी का काम करता है। कड़ी का क्या मतलब हो गया? कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। किसके किसके बीच? तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच। अब क्या होता है कि मस्तिष्क का पिछला भाग जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा यहाँ पर टंडल के रूप में खोपड़ी से बाहर निकलकर रीढ़ के न्यूरल केनाल में प्रवेश कर जाती है। इसे ही मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड होता है यहाँ पर मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, उससे जो यहाँ पर निकली हुई रहती है यहाँ पर ठंडल के रूप में, तो वो क्या करती है? यहाँ पर रीढ़ की हड्डी न्यूरल केनाल में प्रवेश कर जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड से रिलेटेड यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स है क्या है कि यहाँ पर जो स्पाइनल कोड मेरुरज्जु है क्या होता है? 4 से 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाते हैं और उसके बाद उसमें क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि स्पाइनल कोड जो होता है वो 4 से 5 वर्ष की एज में क्या हो जाता है? पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं और उसके बाद उसमें क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है, उसके बाद उसकी वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है क्या कि मेरुरज्जु क्या होता है? स्पाइनल कोड सभी प्रकार के प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है प्रत्यावर्ती क्रिया, उसको क्या करता है? मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है यहाँ पर। अब प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होता है कि प्रतिवर्ती क्रिया वे अनैच्छिक क्रिया है जो किसी उद्दीपन के प्रतिक्रिया क्षण भर में बिना सोचे समझे हमारे शरीर स्वयं कर देता है। ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये होता क्या है। क्या है कि ठोकर लगते ही यहाँ पर लड़खड़ा कर अपने आप शरीर का संभल जाना। जैसे ही हमें ठोकर लगता है तो हम लोग क्या होते हैं? यहाँ पर अपने आप संभल जाते हैं। हमें यहाँ पर कोई बताता नहीं है कि अब तुमको ठोकर लगा है तो फिर तुमको क्या करना है? यहाँ पर संभलना है। हम लोग अपने आप ठोकर लगते ही क्या हो जाते हैं? लड़खड़ा कर समझ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? प्रत्यावर्ती क्रिया के कारण, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से यहाँ पर होता है। दूसरा है आंखों के सामने कीड़ा आने पर यहाँ पर क्या होता है? आंखों के पलक का स्वयं बंद हो जाना। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे ही हमारे आंख के सामने कोई कीड़ा आता है तो हमारा आंख क्या हो जाता है? अपने आप बंद हो जाता है। वहां पर कोई हमें बताता नहीं है कि तुम्हारे आंख के सामने कीड़ा आया है, तुम आंख को बंद कर लो। यहाँ पर क्या होता है? अपने आप ऑटोमेटिक हमारा आंख बंद हो जाता है। ये किसके कारण होता है? यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसके कारण होता है। अब क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया का पता मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। कौन लगाए थे यहाँ पर? यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया की जो पता है वो कौन लगाए थे? यहाँ पर मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किए थे। ये क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया कुछ यहाँ पर जो होता है जैसे ही अनिच्छिक क्रियाएं होती है तो वो क्या होता है? यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? इसको भी हम लोग समझ लिए कि मेरुरज्जु जो स्पाइनल कोड होता है वो क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क, तीसरा है मध्यांश और चौथा है मेरुरज्जु। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरुरज्जु। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझे। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर सीखने पर फोकस करना है। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि यहाँ पर क्वेश्चन को आपको रखना है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम्स में यही क्वेश्चन रिपीट हो यहाँ पर, लेकिन आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण नहीं है? यहाँ पर आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कार्बन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे? कार्बन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पर कि डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि कार्बन परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफी क्या होते हैं? पास होते हैं। दूसरा क्या है, जब कार्बन अन्य परमाणुओं या स्वयं कार्बन के साथ सहसंयोजक बंधन बनाता है तो नाभिक और साझा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बहुत मजबूत होता है। क्या होता है कि जब कार्बन अन्य परमाणु या स्वयं कार्बन के साथ क्या करता है? सहसंयोजक को, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा बंधन बनता है, तो सहसंयोजक बंधन बनता है। तो नाभिक और साझा इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? आकर्षण बहुत यहाँ पर मजबूत होता है। इसी वजह से कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन जैसे बंध बहुत प्रबल होते हैं। तो प्रबल आबंध का मतलब क्या हो गया कि अस्थिर यौगिक बनता है, अधिक अस्थिर यौगिक बनता है। तो प्रबल आबंध का मतलब क्या हो गया? अधिक अस्थिर यौगिक बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है? यहाँ पर जो सर्वतोमुखी प्रकृति है उसका कौन सा यहाँ पर कारण नहीं है? कह रहा है कि कार्बन में चतुर्थ संयोजकता होती है, तो ये भी सही है। यहाँ पर क्या होते हैं? 4 संयोजकता होती है इसकी। दूसरा है कि कार्बन एकल, द्वि और त्रिक आबंध बनाता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर कार्बन जो होता है वो क्या होता है? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाते हैं।
तो तीसरा है यहाँ पर कार्बन श्रृंखलन प्रदर्शित करता है, जो कार्बन होता है वो क्या उसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है, केटनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है, तो ये भी सही है। अगला है कार्बन स्वयं के साथ आयनिक आबंध बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आयनिक आबंध नहीं, वो क्या बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। सहसंयोजक क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि सहसंयोजक बंधन बनता है कार्बन के साथ। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। कोलाइडी कणों जो यहाँ पर होते हैं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है। आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष, टिंडल प्रभाव, सूर्यास्त में विलंब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, मिश्रण के 3 भागों में बांटा गया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मिश्रण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है यहाँ पर, यहाँ पर है कि विलियन, कोलाइड और निलंबन। अब विलियन का आकार जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम। कोलाइड का आकार 10⁻⁷ से 10⁻5 सेंटीमीटर और निलंबर का आकार क्या होता है, 10⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अगला है कि मिश्रण से कोलाइड के कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि कोलाइड के कण जो होता है मिश्रण से अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो अपकेंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। अगला है कि यहाँ पर टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति कोलाइड विलियन में देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है यहाँ पर टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति। यहाँ पर कोलाइड विलियन में क्या होता है, यहाँ पर टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति देखने को मिलता है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है और ब्राउनी गति क्या होता है। टिंडल प्रभाव कहता है कि जब कोलाइड यहाँ पर विलियन से जब कोलाइड से क्या होता है, प्रकाश यहाँ पर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूसरा है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होता है कि यहाँ पर मिश्रण में जो कोलाइड के कण होते हैं वो क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते रहते हैं। उसी टेढ़े मेढ़े मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या है कि कोलाइड के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है, तो तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष और टिंडल प्रभाव। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था कि तारों के यहाँ पर कोलाइड के कणों द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो उस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है, किसी दिए गए यहाँ पर माध्यम में किसी वस्तु के प्रनोद, दाब और क्षेत्रफल एरिया के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं कि प्रनोद आखिर होता क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है प्रनोद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ये क्या होता है कि किसी द्रव द्वारा बर्तन के पृष्ठ या सतह पर लगाए जाने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, प्रनोद कहते हैं। प्रनोद किसको कहते हैं कि किसी द्रव द्वारा बर्तन के पृष्ठ या सतह पर लगाए जाने वाले लंबवत बल को प्रनोद कहते हैं। अब क्या होता है कि प्रनोद का मात्रक वही होता है जो बल का होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो प्रनोद का मात्रक भी क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। अब दूसरा है कि प्रनोद और दाब में अंतर। आखिर यहाँ बहुत ही स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि वो प्रनोद और दाब को क्या होता है, एक समान मान लेते हैं, बट दोनों में क्या है, अंतर है। अब क्या अंतर है उस चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या करा है कि किसी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर लगे लंबवत बल को प्रनोद कहते हैं। जो पृष्ठ होता है उसके पूरे यहाँ पर क्षेत्रफल पर लंबवत जो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं, प्रनोद कहते हैं। जबकि पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो ये प्रनोद और दाब में क्या है, अंतर है। प्रनोद क्या होता है, पूरे पृष्ठ पर जो होता है वो क्या होता है, लंबवत बल लगता है। जबकि यहाँ पर दाब क्या होता है, वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। अब दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल या फिर प्रनोद बटा क्षेत्रफल। इसका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर प्रनोद से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी देखे। अब क्या करा कि यहाँ पर दिए गए यहाँ पर माध्यम में क्या करा, प्रनोद और दाब और यहाँ पर क्षेत्रफल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया कि दाब बराबर क्या हो जाता है, दाब बराबर यहाँ पर प्रनोद बटा क्षेत्रफल। प्रनोद बटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रनोद बटा यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। यहाँ पर प्रनोद बटा क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, दाब बराबर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो दाब को यहाँ पर किससे डिनोट किया, पी बराबर, प्रनोद को किससे डिनोट किया है, यहाँ पर टी से, बटा यहाँ पर एरिया क्षेत्रफल को ए से। तो अब पी बराबर टी बाई ए किसमें है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, टी बराबर पी बाई ए। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पी निकालेंगे तो टी बाई ए हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 28 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पतले लेंस क्या होते हैं, उसकी द्वारक क्या होती है, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पतले लेंस और द्वारक से संबंधित कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो लेंस का द्वारक ये क्या होता है, लेंस का द्वारक क्या होता है, लेंस का द्वारक होता है किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार भाग का प्रभावी व्यास उस गोलीय लेंस का द्वारक कहलाता है। अब ये क्या है,
द्वारक कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार भाग का प्रभावी व्यास उस गोलीय लेंस का द्वारक कहलाता है। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, द्वारक कहते हैं। तो ये क्या हो गया, द्वारक हो गया, जिससे प्रकाश क्या करता है, यहाँ पर इन करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अब क्या करा है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या लेंस की सतहों को बनाने वाले गोलाकार भाग की त्रिज्या होती है। अब लेंस की त्रिज्या क्या हो जाती है, लेंस की त्रिज्या लेंस की सतहों को बनाने वाले गोलाकार भाग की त्रिज्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लेंस बन रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर लेंस बन रहा होगा, लेंस इस तरीके से बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, यहाँ पर लेंस हो गया। तो ये जिस गोलाकार भाग से बन रहा था यहाँ पर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ पर, इसकी जो क्या होगी, त्रिज्या होगी यहाँ पर, मान लीजिए त्रिज्या जैसे R1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी क्या हो जाएगी, लेंस की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर दो भाग से बनता है, एक इस यहाँ पर ये सर्कल हो गया, दूसरा ये सर्कल हो गया। तो जब दो सर्कल से बन रहा है लेंस, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो वक्रता त्रिज्या होगी, R1 और R2। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो वक्रता त्रिज्या होगा, R1 और R2। अब क्या है कि एक लेंस में आमतौर पर दो वक्र सतहें होती है, और प्रत्येक सतह की अपनी वक्रता त्रिज्या होती है, जैसे R1 R2। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जो लेंस बनेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंस में दो वक्रता त्रिज्या होती है, R1 और R2 यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर लेंस के द्वारा वक्रता त्रिज्या को यहाँ पर अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पर जो शर्त होता है, जो कंडीशन होता है, जैसे पतले लेंस के लिए क्या क्या कंडीशन है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि पतले लेंस के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, जो आवश्यक कंडीशन क्या है। पहला है द्वारक। अभी हम लोगों ने देखा द्वारक क्या होता है, तो द्वारक जो होता है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होना चाहिए। जो द्वारक है, जो क्या हो गया, द्वारक यहाँ पर, इसको अभी हम लोगों ने देखा, ये है क्या, द्वारक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। यहाँ पर जो है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर हो जाता है यहाँ पर। तो वक्रता त्रिज्या से क्या होना चाहिए, द्वारक जो है बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा है लेंस की मोटाई, जो टी होता है वक्रता त्रिज्या से बहुत कम होना चाहिए। जो लेंस की मोटाई है वो क्या होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या से बहुत कम होना चाहिए। तीसरा है लेंस की मोटाई द्वारक से भी कम होनी चाहिए। यहाँ पर लेंस की जो मोटाई है, लेंस की जो मोटाई है वो वक्रता त्रिज्या से तो कम होनी ही चाहिए। दूसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा कि लेंस के द्वारक से भी कम होने चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है जो पतले लेंस के लिए है, आपको याद रखने हैं ये कंडीशन, जो एग्जाम में क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। पतले लेंस के लिए कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा कि द्वारक वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि द्वारक क्या होता है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या से क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। क्या करे, फेरस सल्फेट वियोजित होकर, यहाँ पर वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट जो होता है यहाँ पर वियोजित होकर के क्या बनाता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले जो है फेरस सल्फेट का वियोजन करवा करके देखेंगे, जो यहाँ पर रिएक्शन बनता है, यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, उस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि फेरस सल्फेट का जब वियोजन होगा यहाँ पर, तो कौन कौन से पदार्थ यहाँ पर बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का वियोजन करेंगे। तो फेरस सल्फेट क्या हो गया, यहाँ पर फेरस सल्फेट हो गया FeSO4, यहाँ पर FeSO4, यहाँ पर SO4 का जब क्या होता है, वियोजित होता है। वियोजित का किसके संदर्भ में, यहाँ पर हीट के संदर्भ में जब वियोजित होगा तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर SO2 प्लस SO3। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट का जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वियोजन करवाते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर कभी कभी क्या पूछता है कि रंग के बारे में पूछ देता है, तो इसका रंग क्या हो जाता है, यहाँ पर हरा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड जो है इसका रंग क्या हो जाता है, यहाँ पर भूरा रंग हो जाता है। क्या हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं कि जब यहाँ पर क्या होता है, फेरस सल्फेट को यहाँ पर जब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट का वियोजन करवाते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये था हमारा यहाँ पर रिएक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखने वाले हैं क्या सब है कि जब हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट का वियोजन करवाते हैं तो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पर जो है फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरा होता है, और फेरिक ऑक्साइड का रंग क्या होता है, भूरा होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये था हमारा रिएक्शन जो यहाँ पर क्वेश्चन है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। अभी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर जाइलम उत्तक जो होता है उसके लिए कौन से यहाँ पर तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। तो सबसे पहले जाइलम उत्तक क्या होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जल संवाहक जो होता है वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से कोशिका होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर
डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग जालम के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, पादप ऊतक होता है। क्या होता है, पादप ऊतक। पादप ऊतक दो टाइप के होते हैं, एक होता है विभज्योतिकी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पर जो विभज्योतिकी ऊतक, दूसरा क्या है, अस्थायी ऊतक। अब अस्थायी ऊतक जो होता है परमानेंट टिश्यू, वो यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है साधारण अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी ऊतक। अब साधारण अस्थायी ऊतक भी तीन टाइप के होते हैं, क्या क्या, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा क्या करते हैं कि भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। कोलेनकाइमा क्या करते हैं, पौधे में तना, पौधे के तना में क्या करते हैं, प्रत्यास्था प्रदान करते हैं, जिसके कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि लचीलापन कौन प्रदान करता है, तो कोलेनकाइमा। तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है या मजबूती प्रदान करता है। तो ये था क्या, साधारण अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के जो एक टाइप है साधारण अस्थायी ऊतक, सिंपल यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या होता है, जटिल अस्थायी ऊतक, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। यहाँ पर जाइलम क्या करता है, जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, यहाँ पर भोजन का परिवहन करता है। तो ये जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण का परिवहन, और फ्लोएम क्या करते हैं, भोजन का परिवहन। तो जाइलम और फ्लोएम कहाँ से आया, कौन से ऊतक है, आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जाइलम को यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, किसका, जाइलम का। अब जाइलम में क्या होता है कि जाइलम जो होता है, क्या होता है, जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करते हैं, अभी हम लोगों ने समझा। यह चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है, चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है क्या, जाइलम। कौन कौन से, पहला है वाहिनिकाएं। क्या होता है, वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं क्या करता है, यह जल तथा घुलित खनिज लवणों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब जो जल तथा घुलित यहाँ पर खनिज लवण होते हैं, उसके परिवहन का कार्य कौन करता है, वाहिनिकाएं। दूसरा है वाहिकाएं, वेसल्स। वेसल्स क्या होता है, जल तथा घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है। ये भी क्या करता है, जल तथा घुलित खनिज लवण जो होता है उसका परिवहन करता है, जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा होता है यहाँ पर जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु। अब जाइलम तंतु क्या करता है, जाइलम तंतु होता है कि पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो जाइलम तंतु क्या करता है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अगला है जाइलम मृदुतक, इसको क्या करता है, जाइलम पेरेन्काइमा। ये क्या करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है। तो जाइलम मृदुतक क्या होता है, यहाँ पर क्या करता है, भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जाइलम कहाँ से आया, जाइलम के बारे में यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि परिवहन का जो जल संवाहक का कौन कार्य करता है, यहाँ पर वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो जल संवाहक होता है वो जल संवाहक चैनल बनाता है कौन, जाइलम के जो भाग होते हैं वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, और आगामी यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस सीरीज को आप जरूर से फॉलो करें। इससे पहले यहाँ पर 9 क्लासेस हो चुकी है, तो उस क्लास को यदि आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को भी देख लें, और इस सारे लेक्चर्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो लेक्चर देखने के बाद आप वहां से बार बार इस चीज को, जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कशन किए, उसको आप वहां से रिवीजन भी कर सकते हो। यहाँ पर कंपटीशन का जो भी यहाँ पर आगामी रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।